अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मुमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। नईम अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। व्हाट अबाउट यू? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किए हुए कितना अरसा हो गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किए हुए तकरीबन लगभग 11 साल हो गए। 11 साल? हाँ, तकरीबन 11 साल। तो इन 11 सालों में आपने, आपकी आंखों ने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारी चीजें चेंज हुई आपके सामने, और पार्टी में आपका क्या किरदार था? असल में मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मेरी जो खिदमात थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से, जब स्टूडेंट लाइफ में जो टाइम गुजारा, क्योंकि स्टूडेंट भी जो होता है वो अगर आप वहाँ संभाल रहे होते हैं, वहाँ की यूनियन संभाल रहे होते हैं, तो एक जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने कुछ ना कुछ करना होता है। यानी कि ये शौक आपको कॉलेज लाइफ के ज़माने से शुरू हुआ? हाँ जी बिल्कुल, कॉलेज लाइफ के ज़माने से शुरू हुआ, क्योंकि सियासत इबादत का नाम है और जिसको इबादत करनी होती है तो वो पॉलिटिक्स की तरफ आता है। कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक फॉरम मिला और फॉरम मिला तो मेरे उस्ताद ने कहा कि बात ये है कि अगर आगे जाना है तो अली बे पर यकीन रखना है। सही। तो मैंने उससे पूछा अपने उस्ताद से कि अली बे पे का मतलब क्या है, तो बताया था अलिफ से आसिफ अली जरदारी है, अलिफ से आसफा भुट्टो अच्छा। है, बे से बिलावल भुट्टो है, बे से बख्तियावर भुट्टो और बे से बेनजीर भुट्टो है और पे से पीपल्स पार्टी है। तो अली बे पे यकीन रखना है और अभी तक पुख्ता यकीन है पीपल्स पार्टी के ऊपर। नहीं तो आपकी फैमिली में आपको किसी से इंस्पिरेशन मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की, या आपकी फैमिली में कोई था, या आपके दिल में हुआ कि नहीं मुझे यही पार्टी ज्वाइन करनी है? असल में कराची की जब बात आती है पॉलिटिक्स की, वो कहते हैं बड़े जालिम है तेरे शहर के लोग और बड़े जालिम है मेरे शहर के लोग, कत्ल करते हैं और पूछते हैं जनाजा किसका है। 11 साल पहले जो हालात थे कराची के, कतई तौर पे फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं थी, और जो फैमिली जो आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो मेरा सोशल बायकॉट किया गया बाकायदा। 3 साल तक फैमिली की तरफ से। लेकिन जब समझ आ गई कि इसने करनी है पॉलिटिक्स, तो अब दरवाजे की चाबी मुझे दे दी, अब कह दिया जब आओ तो खोल के दरवाजा आपने हो जाना है घर पे। बिल्कुल। सियासत का मकसद आपकी नजर में क्या है? सियासत है क्या एक्चुअली? देखिए, सियासत बेसिकली तो इबादत का नाम है, लेकिन अब सियासत में 3-4 कैटेगरीज होती हैं जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। कुछ लोग आते हैं किसी भी सियासी जमात के अंदर पार्टी का शेल्टर लेने के लिए, डिफॉल्टर होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, कब्जा माफियाज होते हैं, तो शेल्टर लेते हैं पार्टी का, आके झंडे के नीचे आ जाते हैं। सही। कुछ लोग होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, कोई भी तकरीबात हो, कोई इवेंट्स हो, कोई जलसा हो, रैली हो, तो कुछ लोग तस्वीरें, मोबाइल फोन हाथ में होता है, सारा दिन सेल्फियां लेते हैं किसी के लीडर के साथ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और तीसरा वो शख्स पार्टी के अंदर आता है जो नजरियात की सियासत करता है, और नजरियाती आदमी के साथ पार्टी के अंदर ये होता है कि उसको आखिरी चेयर के ऊपर बिठाया जाता है। और चौथा वो होता है जो ज़रूरियात की सियासत करता है, पॉलिटिक्स करता है। अच्छा। किसी पार्टी में चला जाता है, अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, किसी का यहाँ ट्रांसफर, किसी की वहाँ पोस्टिंग, किसी की ज्वाइनिंग, तो किसी के कुछ मामलात, किसी के कुछ मामलात। तो इन सब में से आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप इन सब में से क्या हैं? नजरियात की पॉलिटिक्स की है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो कोर्ट पे कोई दाग नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद से मैंने पूछा था कि उस्ताद सियासत के एंड क्या है, तो उसने कहा कि पेन पेपर ले लो हाथ में और लकीर ऊपर लेना शुरू करो। तो मैंने पेन ऊपर किया, बोला राइट पे ले लो, फिर नीचे ले आओ, फिर ऊपर ले जाओ, और पेपर खत्म हो गया। मैंने कहा उस्ताद बात पता है कि अब पेपर खत्म हो गया और पेन आगे जा रहा है। तो बोला बात ये कि सियासत का कोई एंड नहीं है, आप जितना कलम ऊपर लेके जाते जाएं। मैंने कहा ये नीचे गिराया आपने कलम, बोला कभी सियासत में आप नीचे आएंगे, कभी राइट जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे। तो मैंने पूछा था अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे सियासत में? जी हाँ, सियासत के अंदर बात ये है कि कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे, जैसे मौला अली हजरत अली का कौल है कि किसी पे अगर आप किसी पे एहसान करें तो उसके शर से बचें। और साथ एक और बात भी है कि आप यतीम के सर पे हाथ रखें। अब 2 मिनट के लिए हम तसव्वुर करें कि अगर किसी पे एहसान करें उससे शर से बचें, और यतीम के सर का भी हुक्म है सर पे हाथ रखें, तो यतीम के सर पे हाथ रखने के बाद कैसे कोई आदमी किसी से बच सकता है? सही। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं वक्ती तौर पर, वो अपने मफादात की जो है वो आपकी कैटेगरी में आपको रखते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो लोग मिलते हैं, और दुनिया के अंदर अगर आपने आगे बढ़ना है
तो अल्लाह का एक फरमान भी है कि अपने अंदर से तकब्बुर खत्म कर दें, मैं खत्म करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ अगर चढ़ने सर्द करने हैं तो आपने झुकना, आजी लेकर आनी है। तो आजी एक बेहतरीन जो है अमल है, उस पर अभी तक तो जो है वो कोशिश पूरी है कि चलते रहें। तो आपको क्या लगता है आपके इन 11 सालों के एक्सपीरियंस में लोगों ने आपको कितना आपको यूज किया, या आप पे पैर रख के आगे गए, या आपके साथ कोई इस तरह का वाकया हुआ? हाँ, कई दफा ऐसा होता है, लेकिन बात ये है कि आपको बाद में पता चलता है कि ये बंदा ये कर रहा था मेरे साथ। अब तो खैर पता लग जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन आंखें बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। जब आप लीडरशिप की कैटेगरी में आप आ जाते हैं तो लोगों की बड़ी तवक्कात होती हैं आपसे, वो सोच रहे होते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ, सारा दिन कॉल्स आती रहती हैं, कभी किसी का कुछ इशू है, कभी किसी के कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई किसी के साथ कोई मसला चल रहा है, तो कोशिश होती है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल करें। आपके पास लोग अपने मसले मसाइल लेकर आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने 2018 के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया आपके एमपी के लिए। अच्छा। और क्योंकि हल्के के अंदर हुआ ये कि जैसे चोरी किया गया 2018 के इलेक्शन, उसमें हम भी देख रहे थे, हमारी भी खवातीन के साथ वो कुछ हुआ। पोलिंग जो हमारी एजेंट थी, जो दीगर पूरे मुल्क के अंदर हुआ, लेकिन उसके अंदर हुआ ये कि जो लोग जीत गए, अब आवाम उनकी तरफ कम हमारी तरफ देख रही है। तो हल्के की पॉलिटिक्स भी मेरी साथ जुड़ी हुई है, साथ जो है जो हल्के के लोग हैं वो भी अटैच हैं, वो देख रहे हैं कि उनके मसाइल भी हैं। फिर आपकी सराउंडिंग में आपकी फैमिली भी है, रिलेटिव भी है, हल्का बाप भी है, पार्टी के लोग भी हैं। तो एक जगह एक फॉरम नहीं है, बहुत सारे फॉरम हो जाते हैं। तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। लेकिन इतनी सख्त सिक्योरिटी में आपको लगता है धांधली हो जाती है, मतलब डबल क्रॉस लोग कर जाते हैं? जी हाँ, सिक्योरिटी आप देखिए ना, इलेक्शंस जब होते हैं मेरे ख्याल में बहुत सख्त हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है। देखिए, किसी चीज को प्री प्लानिंग के तहत अगर किया जाए, और हम भी चाहते थे कि इलेक्शन के अंदर सिक्योरिटी जो इदारे हैं, जो हमारी फोर्सेज हैं, वो आए और अपनी जिम्मेदारी अदा करें, क्योंकि इलेक्शन के अंदर धांधली तो होना अपनी जगह, ये डिस्प्यूट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि कराची की पॉलिटिक्स जो माजी की रही है, 2018 के इलेक्शन से पहले कराची में एक जमात ऐसी थी, वो कहती थी जी वोट टल गया, आप चले जाएं आगे। तो पहले वाली तो सियासत अब खत्म हुई, वो सियासत। 18 के अंदर एक सिस्टम मुतारफ कराया गया, हम भी इस पे कर रहे थे, कंप्यूटराइज सिस्टम है, और उसके तहत जो इलेक्शन होंगे शफाफ होंगे और कम से कम धांधली नहीं होगी। फिर उसमें हमने देखा कि वो सिस्टम, पूरा सिस्टम बिठा दिया गया, आवाम के टैक्सेस से इकट्ठा किया हुआ जो पैसा था, और आरडीएस सिस्टम ला के आरडीएस सिस्टम को बिठाया गया। यानी कि आपके नजदीक में वो सिस्टम किसी काम का नहीं था, वो जो मुतारिफ कराया गया। जी हाँ, आरडीएस सिस्टम के बाद फिर आरओ ने भी जैसे रिजल्ट दिया, हम तो बात ये कि शक तो हमारा है और अब यकीन भी होता जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह है जो लोग, देखिए दो किस्म के लोग जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं और आगे आते हैं। एक वो आता है इलेक्शन के अंदर जीतकर, जो आपके इलेक्टेड लोगों की तरफ से वोट देकर वोट लेकर आता हो। अभी जो इस वक्त जो जमात मौजूद है कराची में, कराची की टोटल जो सीटें एमपी की जो सीटें सूबाई असम्बली की वो 40 हैं। इस वक्त उस जमात की 26 सीटें हैं। कराची की जो एनए की सीटें, एमएनए की जो सीटें हैं वो टोटल 21 हैं। उस जमात की इस वक्त 14 एमएनए मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर मौजूद है। लेकिन होता ही है कि मैं आपको बताऊं, इनके कई ऐसे वजीर हैं। मैं अली जैदी साहब की बात करूं, अली जैदी साहब कौंसल का इलेक्शन आ रहे हैं। अब बात यह है कि अब हम कैसे कहें कि वो सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड है। जो आदमी कौंसल का इलेक्शन आ रहा हो उसको एमएनए बना दिया गया हो, तो होता ही है कि जो इलेक्टेड होता है ना, तो उसको दर्द होता है, उसको तकलीफ होती है, उसको परेशानी होती है, उसको एहसास होता है। तो आपको लगता है उसको सेलेक्ट करके वो बना दिया गया था? हाँ, उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो हालात बने में पूरे पाकिस्तान के, जो हालात आप इस वक्त आप देख रहे हैं, महंगाई, जुल्म महंगाई का इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर। नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुराना पाकिस्तान जो था एक अच्छा पाकिस्तान था, एक नया पाकिस्तान जो, आप पुराने पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं? बिल्कुल मिस कर रहे हैं, और अब घबराना भी शुरू हो गए। अब घबराने वाला अमल भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमारे वजीर आजम साहब तो बोलते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं, और आप तो घबरा रहे हैं। घबराना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि 47 रुपए की चीनी दी थी, 115 पे ले जाके खड़ी की, 8 रुपए बिजली यूनिट दिया था। माशाल्लाह 28 रुपए पे ले गए वजीर आजम साहब, जो कि 8 रुपए भी महंगा लगता था। आप माशाल्लाह बोल रहे हैं, अवाम तौबा इस्तगफार कर रही है, आप तो माशाल्लाह बोल रहे हैं। माशाल्लाह इनके करतूतों पर मैं माशाल्लाह कर रहा हूँ कि 8 रुपए पे जो 28 पे ले गए, और जो चीनी 47 रुपए की 115 पे लेके चले गए। इसी तरीके से लोगों की अदवाद है 500% जिस तरीके से महंगी की, मैं इन पे माशाल्लाह ही बोलूंगा। उसकी वजह जैसी कौम होती है ना, वो किसी हुक्मरान भी मिलते हैं। यानी कि आपको लगता है हमारी कौम इस तरह की है, इसीलिए उनको हुक्मरान भी ऐसे मिले हैं? कौम अपनी जगह ठीक है, लेकिन कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क के अंदर मंसूबा साजी करते हैं, साजिशें करते हैं, और वो साजिशी टोला है फिर ऐसे लोगों को जब मुसलत करता है, तो आज उसका रिजल्ट आप
जो है मैं आपको बताऊं 2018 के इलेक्शन से मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था खातून मुझे तंग करती थी। अच्छा। मैं जब से गुजरता था मुझे कहती थी आई पीटीआई। मैं हालांकि मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा। तो इतना मुझे तंग किया। अभी 2 माह की पुरानी बात है, मेडिकल स्टोर पे मेरी से मुलाकात हुई। अच्छा। तो उसने कहा जी मुझे ये दे दें, उसके प्राइस लिख के देना, ये दे दें 8-10 चीजें उसने लिख के दी। हालांकि नंबर मेरा था, मैंने कहा इनको पहले नंबर दे दें। तो जब उसने प्राइस लिस्ट दी तो आगे कहने लगी इतनी महंगी हो गई हुई। फिर इतनी महंगी हुई तो मैंने कहा आई हुई निकल के अभी नहीं निकली, ये भी तब्दीली आला। अगर कोई जो है वो जेरसीम है तो सिम्टम्स है तो वो भी अगर बोले तो वो भी आ जाएंगे। अब तो खैर बहुत ही लोगों को एक जो है मायूसी का सामना करना पड़ रहा है मौजूदा जो हुकूमत के हालात हैं। तो आपको क्या लगता है कि अवाम को वजीर आजम चुनना नहीं आता, ये अवाम की तरफ से होता है या फिर उन बेचारों पे वैसी सख्ती आई होती है? अवाम वजीर आजम नहीं चुनती, जो आपकी असम्बलीज होती हैं वो वजीर आजम चुनती है। यहाँ सूबाई असम्बली है, कौमी लेकिन असम्बली। वोट तो अवाम ही देती है। अवाम देखिए होता ये कि वजीर आजम कराची ने पहली दफा आवाज लगाई कि वजीर आजम कराची से। इस दफा वजीर आजम की जो सीट है वो कराची से वजीर आजम को मिल गई। लेकिन बात है कि एहसास की पहली दफा ऐसा हुआ कि 73 सालों में जब भी वजीर आजम साहब ने हल्फ लिया तो कराची के दूसरे दिन दौरे पर आया, मज़ार कायद पे आके हाजिरी जरूर दी। पहला वजीर आजम है जो 36 दिन बाद यहाँ कायद मज़ार पे आया। और यहाँ हालत ये है कि यहाँ पिछले साल 90 साल का बारिशों का रिकॉर्ड टूटा, वजीर आजम कराची से नहीं आया। यहाँ PIA का एक जहाज गिर गया, आया दौरा करके गया, लोआइकिन के पास नहीं गया। बात एहसास की होती है। यहाँ स्टील मिल के मुलाजमीन को जिस तरीके से बेरोजगार किया गया वजीर आजम कराची से, यहाँ कराची के बेहतर अस्पतालों को कंट्रोल करने की वफाकी हुकूमत की तरफ से जद्दोजहद जारी है। हमारे अंडर काम करेंगे, लेकिन दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो बात ये कि मलकियत सिंध गवर्नमेंट के जजीरों पर लगता है एहसास जो है वो नहीं है उनके अंदर। देखिए बात ये कि लीडरशिप के अंदर एहसास होगा तो लीडरशिप है। अगर लीडर बेसिकली है ही एहसास का नाम, एक होता लीडर, एक होता लीडरशिप। जो आपने एहसास रखा होता है वो आप शिपमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उसको डिलीवर किया। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त वजीर आजम के पास जो है वो कुछ ऐसी कोई मंतक हो, ये अपनी स्वादिति अपनी इस्तेमाल कर ले। सूरत हाल ये है कि रोज आए दिन कभी वजीर यहाँ से उठाते हैं, एक चेयर रख दी है म्यूजिकल, और म्यूजिकल चेयर पे वजीर गोल गोल घूमते हैं, जो बैठ गया उसके ऊपर। सूरत हाल ये है कि यहाँ वजीरों की जरूरत नहीं चेंज होने की, गड़बड़ यहाँ वजीरों में नहीं है, गड़बड़ वजीर आजम के अंदर है। यानी कि आपको लगता है कि वजीर आजम अब बदल जाना चाहिए? अब बिल्कुल माजी में ऐसा हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि माशाल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल पूरे किए थे, नून लीग ने भी 5 साल पूरे किए, इनको आप 5 साल देके तो देखें। हम तो कहते हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करती है, आइन की बालादस्ती की बात की। हमने जो 5 साल कंप्लीट किए उसके तसलसल था जो 5 साल नून लीग ने भी कंप्लीट किए। और मैं आपको बताऊं कि हम भी चाहते हैं 5 साल पूरे करें। आसिफ अली जरदारी साहब के वो कीमती अल्फाज कौम नहीं भूलेगी। आप इनको इसके हाल पे छोड़ दो, ये अपने जो है वो वजन से खुद हुकूमत गिरेगी। और यहाँ जो हालात बन गए, अपने वजन के तहत ये गिरने के ऊपर तैयार हो गए। तो बात ये कि हम तो चाहते हैं अपने 5 साल कंप्लीट करें, लेकिन अवाम का क्या करें? इस अवाम का क्या कसूर है? अवाम ने अगर कोई गलती कर ली है, कोई मिस्टेक कर ली है, तो बात पता है क्या है? होता ये है कि अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ अगर अवाम देख रही है, अगर हम भी नहीं, अगर हम थोड़ा सा अगर हिलेंगे नहीं ना, तो अवाम खुद हिल जाएगी। और अवाम निकल जाए ना बाहर, आप यकीन करें फिर अवाम कंट्रोल में नहीं आएगी। कोई कहे कि नवाज शरीफ अवाम को बिठाएगा, नहीं, नोट। अगर कोई कहे कि आसिफ अली जरदारी बिलावल साहब के कहने पे अवाम रुकेगी, फिर नहीं रुक सकती है। तो फिर इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनेगी तो उसकी जिम्मेदारी इस वक्त मौजूदा हुकूमत की है। और उसके बाद फिर आपको पता ही है, यहाँ जो लोग आते हैं ना आमरीत के, वो 8-8 साल पूरे करके जाते हैं। यानी कि आपको लगता है अवाम बहुत जल्द जो है वो बाहर निकलने वाली है? सूरत हाल तो अब आपके सामने ही है। इस वक्त बात यह है कि अवाम क्या गुस्सल के फटे पे अवाम को लिटा दिए, उंगलियां मारने रह गई और कहते हैं वज़ीर आज़म साहब घबराना नहीं है, और बाकी बचा क्या अवाम के पास? आपके 11 साल की एक्सपीरियंस में ऑब्वियसली आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा और आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे। वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें फ्रॉम द डे फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट योर करियर एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। देखिए कई तख्त जुमले भी हमें जो है वो फेस करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि मैं दिफाई पोजीशन पे होता हूँ। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मेरी वाबस्तगी है, मेरा काम है पार्टी की जो है वो दिफाई पोजीशन संभालना, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ऐसा होता है कभी कभार हम कहते हैं तनकीद बरा तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बरा असला होनी चाहिए। लेकिन अक्सर टॉक शोज के अंदर बात ये है कि वो जमातें जो इलेक्टेड नहीं है सिलेक्टेड हैं, तो अक्सर गुस्से में आ जाते हैं। तो वो आपके सामने जब बैठते हैं तो वो ऑब्वियसली एक बहुत तल्ख जुमलों का तबादला भी होता है।
ऐसे ही है बिल्कुल। हम कहते हैं बात ये है कि बात हो तो सियासत पे होनी चाहिए। लोग क्या होता है पर्सनल पर आ जाते हैं। जब पर्सनल होते हैं तो फिर हम पर्सनल पे बात आती है तो फिर पर्सनल पे लोगों को तकलीफ होना शुरू होती है। फिर हम कहते हैं यार पर्सनल से हटकर आप बात करते हैं। देखें बात ये है कि ये जो पार्लियामेंट बनी हुई है ना, पार्लियामेंट का काम है लोगों के मसाइल हल करना। हम आप बताएं हमने क्या किया इस मुल्क के अंदर। हमारा काम है हमने जो 5 साल गुजारे हम बताएंगे हमने क्या किया। अक्सर सवाल हो जाता है तो हम बताते हैं हमने किया जो हमने किया। जो हम पाकिस्तान में मिला था उस वक्त इस पाकिस्तान में 22 घंटे लाइट नहीं आती थी। हमें जब पाकिस्तान मिला था, हुकूमत मिली थी, इस कराची के अंदर यहाँ गुंडागर्दी, यहाँ दहशतगर्दी इस सरूज पर थी। क्या लोग भूलेंगे नहीं? हमें जब पाकिस्तान मिला था तो बलोचिस्तान को अमन अमान बुगटी को मरवा के जो हाल किया था वो लोग जानते हैं। हमें जब पाकिस्तान मिला तो गिलगित के अंदर रेले तशी भाइयों को कमीज उठा के यहाँ शहीद कर दिया जाता था। हमें जब पाकिस्तान मिला था रेलवे टाइम पे नहीं आती थी। हमें जब पाकिस्तान मिला था तो इस मुल्क के अंदर ब्लैक वाटर बहुत ज्यादा थी, यहाँ ईसा इतनी नहीं थी। लेकिन हमने रोए नहीं कि पिछली हुकूमतें चोर थी। हमने बाकायदा हालात के साथ हमने हालात को फेस किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मैंने कहा ना कि गरीब की जमात है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस हालात के अंदर भी लोगों की 150% तनख्वाह इंक्रीज की। बिल्कुल, यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो व्यूअर्स मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं नईम अवान साहब से और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। तो सर, जब आपको पाकिस्तान मिला तो आपकी हुकूमत में क्या क्या हुआ, हम उस बारे में ही बात कर रहे थे। देखिए पाकिस्तान बहुत खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है। ये वो मुल्क है जो 27 रमजान जुम्मे के दिन वजूद में पाकिस्तान आता है और कलमे के नाम से। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। ये दूसरा मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर मदीने के बाद जो कलमे के नाम से वजूद में आता है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो पहली से पंजाब आता है, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध, तेलिफ नूनतान, बलूचिस्तान। ये खूबसूरत हमारा 4 सूबे बना के बनता है पाकिस्तान। बिल्कुल सही। मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जब हमें मिला था पाकिस्तान तो हम रोए नहीं। जैसे इस वक्त हुकूमत शाम 7 से लेकर 12 बजे ये TADA और तनख्वाहें और ये जो रखे हुए ना मवार के ऊपर दिहाड़ियों पर जो इन्होंने बिठाए हुए, ये बताते हैं पिछली हुकूमतें चोर थी। इनसे पूछो आपने किया क्या इस मुल्क के साथ। फिर ये बताते हैं कि हमने अंडे, मुर्गियां, कट्टे, WCयां, जैतून के तेल से मेशत ठीक करने का फार्मूला और लंगर खाने और साथ में जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो भंग काश करके इस मुल्क की मेशत हम ठीक करेंगे। हमें जब पाकिस्तान मिला था तो हमें ये सब हालात मिले थे। हमने मुल्क के साथ मुल्क में बैठ के दिफाई पोजीशन हमने संभाली, अपने मुल्क को मजबूत किया। हमने इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल थी वो खराब थी, हमने उस सूरत हाल खराब को ठीक किया। इस मुल्क को गॉड गिफ्टेड एक तोहफा जो आसिफ अली जरदारी जाते हुए देखेगा वो सी पैक था। अक्सर लोग क्रेडिट लेते हैं, ये आसिफ अली जरदारी था जिसने 200 दौरे चाइना के साथ करके अमनो अमान बलूचिस्तान में कायम करके और पाकिस्तान का एक मायदा तय किया जो कि पाकिस्तान का 2023 में तमाम कर्जा ये सी पैक उतार देता। यानी कि ये जो सी पैक आज जो इस वजूद में आया है उसका जो है मौजूद वो आसिफ अली जरदारी ने रखा। जी ऐसा ही है, कहना चाह रहे हैं। जी ऐसा ही है। देखिए होता ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर बात करूं, जुल्फिकार अली भुट्टो से बात करूं ना, इस मुल्क के अंदर बगैर आइन बगैर कानून ये मुल्क चल रहा था। 26 साल बाद इस मुल्क को आइन दिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने। इस मुल्क को एटम बम दिया आसिफ अली जरदारी ने। कीमती अल्फाज लोग नहीं भूलते जो राजा बाजार में पिंडी में खड़े होके जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था व्हाइट हाथी ये कौम घास खाएगी लेकिन एटम बम बनाएगी। एटम बम बना के दिया इस मुल्क को। फिर बात यह है कि इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी, आज इंडिया की आंखों में मसलाफात जब हमारी आंखें मिलाती है ना तो पाकिस्तान बताती है कि हमने एटम बम शुरुआत के पटाखों के लिए रखा हुआ, ये हमने डराने के लिए रखा हुआ, ये मारने के लिए रखा हुआ है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये एटम बम, ये सी पैक, ये आपका आइन, ये कायदियानियों को इस मुल्क से, इस दीन से खारिज करना, ये कुछ छोटी बातें नहीं है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है ना, अभी घबराने वाली हुकूमत आई हुई, घबराना नहीं है। तो मैं समझता ही हूँ कि ये वो तक एक्सपीरियंस है जो इस कौम ने कोशिश की करने की और जो की और नाकाम रहे। कौम पूरी नाकाम हो गई और इस वक्त लाके जहां इस लाके मुल्क को खड़ा कर दिया है। 1 करोड़ नौकरियां देने का दावेदारी हुकूमत थी, 90 दिन का प्लान दिया था। हम 90 दिन के अंदर इस पाकिस्तान में क्या करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख मकान देंगे, गवर्नर हाउस को गिराएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, PM हाउस को गिराएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आफिया सदीकी को लेकर आएंगे। फिर हम जो है इस मुल्क की जो है वो मैशत हम बिल्कुल अपनी सही सिमत में लेकर आएंगे। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बढ़ जाएंगी। कहना है जब मुझे इक्तदार मिला तो पीछे खजाना बिल्कुल जीरो था।
उनको वो पहले खजाना भरना था ताकि वो अपने मुल्क में ये सारी चीजें कायम कर सकें। हाँ, असल में इनके कुछ इडियट्स ऐसे हैं, मैंने जो जिस हुकूमत आई नहीं थी वो उनके एक बातें होती थी बड़ी अच्छी, वो कहते थे इमरान खान आएगी 200 अरब लाएगी और 100 अरब IMF के मुंह पे मारेगी, 100 अरब आवाम पे लगाएगी। फिर 55 रुपए लीटर पर ना ये हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं ये लोग ना, ये 55 रुपए लीटर पर हेलीकॉप्टर पूरे पाकिस्तान का सफर करते हैं। जब उनको वो इक़्तिदार में आए, उनको वो सीट मिली, तो वो उनका कहना है कि मुझे बिल्कुल गल्ला जो है वो जीरो मिला। वो जो पहले थे वो चोर डाकू थे, वो उनका ये कहना है कि वो लूट लाट के चले गए। अब उनको पहले ऑब्वियसली वो पहले भरते उसको, फिर उसके बाद वो अपने मुल्क पे या हुकूमत पे लगाते। कभी भी किसी मुल्क की अगर आपने अगर देखना हो कि उस मुल्क की वर्थ क्या है या उसकी मुल्क की इकोनॉमी क्या है, लेकिन उनका कहना तो उसका तरीकेकार आसान फार्मूला है। गूगल पे कोई भी आदमी चली जाए, आपके तवज्जुह से मैं बता दूं, उस मुल्क का GDP रेट चेक करें। 2018 से पहले जो GDP रेट था इस मुल्क का 5.8 था। जब ये आया तो 1 साल बाद 0 पे लाके खड़ा किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑन द स्पॉट, ये वो बातें हैं जो कोई भी आदमी इसको सच कर सकता है। GDP रेट जो आपका मुल्क का होता है, ये कहते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे चला गया। भाई स्टॉक एक्सचेंज तो सट्टा है, वो तो बात एक दिन खेला चढ़ गया, दूसरे दिन गिर गया नीचे, तबाह हो गया। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है ये कहते हैं इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ गई। एक्सपोर्ट तो बढ़नी है, कोरोना में पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट बंद थी, आपने खोल के रखी हुई तो बढ़नी है। लेकिन आज बाहर जाएं, किसी पतारे वाले से पूछें, किसी मिनी ताजिर से पूछें, आप किसी जो है वो बिजनेसमैन से पूछें कि उसकी सूरत हाल क्या है, तो आपको पता लग जाएगा। ये कहते हैं पुरानी हुकूमतें चोर थी। भाई पुरानी हुकूमतें जो चोर थी, जो इस मुल्क का डॉलर इनको देके गई थी 116 रुपए का डॉलर था, 170 रुपए लेके गए फरिश्ते इस मुल्क में नाजिल हुए हैं। पुरानी हुकूमतें चोर थी, इनको जो सोना दिया था वो 47,000 पर तोला दिया था। ये पहली हुकूमत फरिश्ते आए जो 1,30,000 रुपए जो है वो फरिश्ते इस मुल्क का जो है ना सोना लेके चले गए। पुरानी हुकूमतें चोर थी, इनको जो मुल्क की जो महंगाई थी वो आपका 2.8 दी थी। ये इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत आई है इस वक्त सूरत हाल ये कि एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि इस वक्त महंगाई 14.9 पे खड़ी की है। अच्छा। तो सूरत हाल ये है कि अब तो मैं कह रहा हूँ ना, छोटे मासूम बच्चे भी कहते हैं जिनके पापे, जिनकी चॉकलेटों के रेट इन्होंने डबल कर दिए, खुदा पुराना पाकिस्तान लौटा दे, हमें नए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। लेकिन अब समझने लोग शुरू हो गए, लोगों को समझ आ रही है आस्ते आस्ते। लोग शुरू हो गए, मेरे ख्याल में हम जैसी आवाम रो रही है। आप कह रहे हैं लोग शुरू हो गए, नौकरियां चली गई हैं, लोगों को बिला वजह निकाल दिया गया है कि जी ये एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप सोचें, एक बंदा जो शाम को घर आता है, सुबह काम पे जाता है, वो अगले दिन काम पे गया है तो उसको पता चला कि जी आप आर यू फायर, उनको तो निकाल दिया गया ना। तो इसमें आपको लगता है उस बेचारी आवाम का क्या कसूर है इन सब में? होता ये है कि मैं आपको बताऊं, किसी भी पार्टी का ना कोई मंशूर होता है, वो मंशूर बताते हैं अवाम को, हमारा ये मंशूर है। इस तरीके इंसाफ का एक इंसाफ का तकाजा था। इन्होंने कहा था हम आएंगे तो इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी, पीटीआई का क्या मंशूर हो सकता है? इन्होंने बताया था इस मुल्क को कि हम आएंगे तो हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। नहीं, वो जो बताया था वो तो बताया था ना। अभी जो करंटली सिचुएशन चल रही है, मैं उस लिहाज से जानना चाह रही हूँ आपके व्यूज कि अभी उनका मंशूर आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, घर में अल्लाह है कि ना निज़ाम चलाता है, दो होते हैं निज़ाम नहीं चलता। घर में बाप होता है, घर चलता है। जिस घर में माँ बाप बन जाए, औलाद बाप बन जाए, तबाह हो जाता है। वजीर आजम जब हल्फ लेता है ना, जब पार्लियामेंट में खड़े होकर हल्फ लेता है, तो वो हल्फ लेता है पार्लियामेंट की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, आइन की बात करता है, बेहतरीन मंसूबों की बात करता है, मैं सबको लेके चलूंगा। ये हमारा पहला वजीर आजम है जो 3 साल से मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा टीवी उतार दूंगा, मैं आऊंगा इनके एसी उतार दूंगा। सूरत हाल ये है कि ये जो लड़ाई की सियासत मुतारिफ इस मुल्क के अंदर कराई हुई, नुकसान किसका नुकसान हुआ? आज लॉस किसका हुआ? आज नुकसान हुआ, आज अवाम रो रही है। आज अवाम, वजीर आजम साहब को जाना लाहौर था, निकल पेशावर की तरफ, पेशावर की तरफ निकल गया। 3 साल तो सिमत इनको पता नहीं लग रही है। आए दिन कभी इधर से वजीर उठाते हैं, इधर ले आते हैं, इधर से उठाते हैं, उधर ले आते हैं। फिर देखें हमारा मंशूर है रोटी कपड़ा मकान, इनका मंशूर ये था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। आते हैं 1 करोड़ नौकरियां। अच्छा मैं नहीं कहता, असद उमर कहता है 1,19,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। ये असद उमर के अल्फाज है, जो इनके भी फाइनेंस मिनिस्टर था। ये कहते थे हम मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है, अभी सुनने में ये भी आया था कि जब आपको मिला था ये पाकिस्तान, तब आज जो कराची की सूरत हाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है, क्योंकि जो उनको पैसे मिलते थे या जो उनको फंड्स जाते थे वो यहाँ पे खर्च नहीं करते थे। सुनने में यही आया, उनकी पार्टी के पीटीआई के लोग यही बोलते हैं।
देखिए इस वक्त तरीक इंसाफ के जो एमपी हैं वो सबसे ज्यादा इस कराची से, जी। एमएनएस सबसे ज्यादा इस कराची से हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक जमात को कहते थे कि टारगेट अभी किलर कराची जमात। में साफ पानी क्यों नहीं है, कराची में सफाई क्यों नहीं है, कराची की गंदगी का मौजूद जो है वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ठहराया जाता है? उसकी रीजन, उसकी वजह क्या, उसकी वजह बताऊं। इस वक्त हम तीसरा टर्नओवर हमारा चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची की सिंध हुकूमत नहीं चलाती, पूरे सिंध की चलाती है। बिल्कुल। कराची के टोटल अजला पहले 6 थे, अब 7 हो चुके हैं। सिंध के टोटल अजला इस वक्त 30 से 32 अजला है। हमने इस 6-7 अजला के बाद भी हमने काम करना होता है। कराची के अंदर ही आपको गटर उबलते नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे आपको नूरियाबाद से आगे नजर नहीं आएंगे। कराची के अंदर ही लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, नूरियाबाद से आगे नहीं मिल रहा। कराची के अंदर स्ट्रीट लाइट्स नजर नहीं आ रही हैं, आपको नूरियाबाद से आगे नजर आएंगी। कराची के बागात उजड़ गए, आपको नूरियाबाद से आगे बाजार, आपको तो सारे बागात आपको लगता है इस चीज का जिम्मेदार कौन है? मैं अपनी उसी तरफ आ रहा था। कराची के अंदर देखिए एक जमात 35 साल से काबिज थी, इस कराची का कंट्रोल संभाला हुआ था। यहाँ बलदियाती एक 2013 साल में हुआ था ना, उसमें इख्तियारात बांटे गए थे। तमाम जमातों ने कहा कि इख्तियारात दे दिए जाए जो भी मेयर कराची है। तो उसमें हुआ ये कि बलदियाती एक 2013 के अंदर ये चीजें डिसाइड हुई, मेयर कराची के पास जो चीजें होंगी 28 जो है वो उसके पास जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी कि 28 चीजों को वो देखेगा। क्या क्या चीजें थी? कराची के जो बागात है ना, वो बागात जो अंडर जाते हैं, जो डीएमसी, जहां बच्चों के मैदानात होते हैं, बच्चे जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ये जो अंदर के थे, जो इलाकों के, जो बाहर के थे, वो केएमसी के अंडर थे। इसी तरीके से ये जो शारा फैसल हो गया, ये दीगर सेंटर में जो आपके बाग चल रहे होते हैं खूबसूरती के लिए, वो ये मेयर कराची के पास थे। कराची का कचरा उठाना ये मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। स्ट्रीट लाइट्स कराची की लगाना ये मेयर कराची की एट द एंड मेयर कराची ने बोल दिया था कि आई एम सॉरी, मेरे पास तो फंड्स ही नहीं है। उन्होंने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए। कमाल ये देखे ना कि बात ये कि चट भी मेरी और पट भी मेरी, अपना टाइम पूरा किया, जाते हुए पेपर लगा के चला गया। अगर ये काम शुरू के 1 साल पहले करता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, 1978 से मैं शुरू करूं ना, तो कराची के अंदर यहाँ नाजिम था आपका अब्दुल सत्तार अगवानी, जमात इस्लामी का, कभी नहीं रोया कि मेरे इख्तियारात नहीं थे। फिर उसके बाद जो है वो आ गया अब्दुल सत्तार, अपना ये एमकेएम का जो था सत्तार भाई जो थे वो आ गए। फिर उसके बाद फारूक सत्तार, नेमतुल्लाह खान आ गया, मुस्तफा कमाल, इन्होंने नहीं कहा मेरा इख्तियारात नहीं थे। ये पहला मेयर कराची था जिसने खा पी के हजम करके और कहा कि मेरे पास जो है वो इख्तियारात नहीं थे। तिजोरियां हमारी तो नहीं मिली थी, नेप ने दिखाई थी ना, ये जो है वो वसीम अख्तर की तिजोरियां हैं, ये जो है वो बगात के जो है वो डायरेक्टर की तिजोरियां। तो ये तिजोरियां कैसे भरी गई? फिर कराची का जो बेसिकली रेवेन्यू होता था, कराची के अंदर जो वसाइल निकलते थे, यहाँ नहीं उड़ते थे, ये चले जाते लंदन में चले जाते थे, ना यहाँ फितरा छोड़ते थे, ना यहाँ ज़कात छोड़ते थे, ना खाने छोड़ते थे। मतलब आपको ये जो कल्चर मुतारफ कराया हुआ था, अकाउंट्स भरते थे। अच्छी तो अब सबको पता है हमको, ये तो आप और हम, अब तो डर खौफ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अब तो लगता है कराची आजाद हो चुका है, खुली बात करनी चाहिए। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं कराची के, आपको क्या लगता है कौन उसको सही करने वाला है, कौन करेगा? अब लोग जो है, कराची की जो आवाम है, मतलब ऑब्वियसली हुकूमत का भी मुंह देख रही है, अवाम तो बेचारी देख ही रही है ना कि कौन आएगा कराची के हालात को बेहतर करने। देखिए एक बात तो बिल्कुल यकीनी है कि 2018 के अंदर वो जो जमात इस कराची में 35 साल से बैठी हुई थी, असला कल्चर मुतारफ करा के, उनको रिजेक्ट कर दिया कराची वालों ने। आप देखिए ना, कर दिया रिजेक्ट, हो गए बाहर, तरीक इंसाफ को वोट दे दिया। कमाल ये मैं आपको बताऊं, तरीक इंसाफ को वोट दिया, उनको रिजेक्ट किया। तरीक इंसाफ ने उनको गले लगा के अपने साथ नफीस जमात बना के अपने साथ मिला लिया। सूरत हाल ये कि कराची की आवाम को पता है कि यहाँ किसने डिलीवर करना है, लेकिन बदकिस्मती या साजिशी कुछ लोग ऐसे हैं जो कराची के अंदर यहाँ पीपल्स पार्टी को आने नहीं देते। लेकिन अब मुर्तज़ा बाब को आप देख रही है 3 माह से रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह आपको रोटों के जाल भी नजर आ रहे होंगे। अब आप कह रही है पानी का जो बहरान है कराची के, साफ पानी का, और ये जो K4 का मंसूबा, ग्रीन लैंड का मंसूबा, ये वफाकी हुकूमत के साथ सिंध हुकूमत ने स्टार्ट किया था। अब आपको वो मैं आपको बताऊं, अभी हफ्ता पहले बिन कासिम पार्क है, जिसका मैं खुद मुर्तज़ा बाब भाई के साथ गया था, जो 13 साल से बंद था। हमने उसको जाके उसका दरवाजा खोला, उसको ऑन किया, अब लोग वहां जाते हैं, वॉक भी करते हैं, बच्चे खेलते भी हैं। इसी तरीके से कराची के अंदर जो कराची की बेसिकली जो रोशनियों का कराची था, आबाद होना शुरू हो गया है, अपनी सही सिफ्त में आना शुरू हो गया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह ताला आप यकीन माने कि कराची अपनी जगह पे इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। तो आगे आपका क्या करने का इरादा है, बीइंग अ पार्टी मेंबर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इन फ्यूचर क्या क्या करने वाली है? क्या आप चाहते हैं कि आप लोग दोबारा से इक़्तिदार में आ जाएं? आपको लगता है अगले साल के जो इलेक्शंस होंगे उसमें किसी दूसरी पार्टी को भी मौका मिलेगा, या तब भी पीटीआई ही जीत जाएगी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमारे पास 99 MP सिंध से मौजूद हैं,
और हमारा इस वक्त अगर मैं बात करूं कश्मीर में भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने 11 सीटें कश्मीर से भी निकाली हैं। कैंटोनमेंट 3 सीटों पे थी, हम लोग इस वक्त 12 सीटों पे जा चुके हैं। हमने गिलगित बल्तिस्तान से भी इलेक्शन के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि हमने सीटें निकाली हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं जहां जहां जिमी इलेक्शन हो रहे हैं वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट जीत रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जमातें, कुछ जमातें ऐसी होती हैं, जैसे मैं अगर तरीक इंसाफ की बात करूं, किसी पिजारो वाला गुजरना हो ना तो वो आपको पता आवाम बता देगी ये तरीक इंसाफ का है। कोई वीगो गाड़ी वाला घूम रहा हो तो बता देंगे पीएमएलएन का है। अगर बात ये कि पतारे वाला, अगर कोई बाइक वाला हो ना, साइकिल वाला, तो आपको कोई भी पतारे वाला बोलेगा पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी है ही गरीबों की जमात। अच्छा, गरीबों की जमात है, रोटी कपड़ा मकान। हमने ये नारा ऐसे नहीं था नारा, आज भी हमें प्राउड है, हमें फकर है कि अगर सिंध के अंदर हमारी हुकूमत है तो आप ये देखें केपीके से जो कमाने आते हैं ना सिंध का रुख करते हैं, बलूचिस्तान से जो आते हैं सिंध का रुख करते हैं, पंजाब से जो आते हैं सिंध का रुख करते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा हमारा मकान। कराची जो है वो इस तक मेरे ख्याल में मेन इंडस्ट्रीज जो हैं वो सब कराची में है। जी, उसकी रीजन उसकी कराची जो है उसका कैपिटल है, लेकिन पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। लोग दुनिया कैपिटल की तरफ जाती है, लोग कराची क्यों आते हैं? क्योंकि बात यह कि रोटी कपड़ा मकान हमारा मंशूर है, और रोटी कपड़ा मकान के ऊपर हम रोटी कपड़ा मकान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली बात आपको भी आपके बिल के अंदर ये वो जमात है जिसने अपनी लीडरशिप की कुर्बानियां दी हैं। किस लिए दी हैं कुर्बानियां? पेट की खातिर नहीं दी हैं, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ दिया हुआ था। मुहतरमा शहीद बेनजीर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन क्या जमहूरियत चाहती थी कि जमहूरियत अपनी जगह पे रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी है, मीर मुर्तजा भुट्टो ने, शहनवाज भुट्टो ने इस जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी है। अभी भी आप ये देखें कि किसी चीज की कमी है बिलावल भुट्टो साहब के पास, हर चीज के वसाइल उसके पास मौजूद है, लेकिन आज भी आज अवाम के साथ कभी ट्रेन मार्च में अवाम के साथ कभी लटक जाता है ट्रेन में, हम खुद डरते हैं, मेरे मुंह में खाक, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा हुआ बिलावल भुट्टो, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की खातिर निकला हुआ है। सिर्फ ये लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ की खातिर, आइन की खातिर ये निकला हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन कानून बने, अवाम को जो अवाम जिस हालात से गुजर रही है अवाम निकले बाहर और बेहतरीन मंसूबों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी खिदमत अंजाम दे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑपोजिशन जो है वो आपको कितना नुक्ता नजर से, किस नुक्ता नजर से देखते हैं आप? वो नुक्ताचीनी करते हैं ऑपोजिशन जो है? देखें, क्योंकि हम वफाक के अंदर हम अपोजिशन है इस वक्त, और सिंध के अंदर तरीके इंसाफ या अपोजिशन है। वफाक में जो चीज़ें अभी आपने कहा ना, कराची के जो इश्यूज हैं, पाकिस्तान के बुनियादी जो इश्यूज हैं वो 3 हैं। बुनियादी इश्यूज क्या है? लोगों का हेल्थ का इशू है। बुनियादी इशू क्या है? लोगों को पानी चाहिए। बुनियादी इशू क्या है? गैस चाहिए, बिजली चाहिए। इंटीरियर सिंध में साफ पानी नहीं है लोगों के पास, थर में लोग जो है वो गंदा पानी पीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। थर के अंदर भी अगर आप चाहें तो किसी वक्त भी मैं रेडी हूँ, आप कैमरा उठाएं मेरे साथ चलें। अच्छा। मैं आपको थर का विजिट कराता हूँ। थर के अस्पताल, थर के रोड, थर की जो स्कूल्स हैं, आप अगर कराची से कंपेयर करेंगे ना, आप कहेंगे कि मैं जिस मुल्क सॉरी शहर के अंदर आ गई हूँ, ये मैं समझती हूँ कि बहुत आगे निकल चुका है। थर के ऊपर जो बेसिकली इल्जाम है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि थर के अंदर जो बच्चे हैं वो उनकी तादाद मरने वालों की ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे कि बात ये है कि लोग गुर्बत से मर जाते हैं, उनकी डेथ्स काफी हुई कि गुर्बत से लोग मर जाते हैं। लोग वहाँ गुर्बत इतनी ज्यादा है, वहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। भाई गुर्बत से नहीं मरते वहाँ बेसिकली 70-80% हिंदू लाभी है वहाँ। हिंदू लोग ज्यादा है वहाँ। बच्चों की शादी जो है वो 11-12 साल में कर देते हैं। जब 11-12 साल की बच्ची जब शादी करती है, जब बच्चा आता है तो अनमेच्योर होता है, तो इसलिए बच्चे वहाँ इंतकाल कर जाते हैं, बच्चे फोत हो जाते हैं। तो आप इस चीज को रोक नहीं सकते हैं वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी अभी आप बता रहे हैं, आप उनको इस बात से रोक नहीं सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि सूबाई असम्बली के अंदर बिल पास हुआ है, उसके लिए हमने एक एज मुकर्रर कर दी गई है कि ये एज है, इस एज के अंदर शादी होगी। अभी कई जगहों पर ऐसी जब शिकायत आती है तो हम लाइन ऑर्डर की सूरत ठीक कर सकते हैं, या उनके ऊपर कोई कानून साजी कर सकते हैं, या उनके लिए सख्तियां कर सकते हैं। तो सख्तियां हो रही हैं। बिल्कुल, यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक पे, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं नईम अवान साहब से, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और सर, बहुत सारी आपसे सियासी गुफ्तगू हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा शो को नॉर्मलाइज करेंगे और आएंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बचपन में आप बताइए, आप किस तरह के थे? बचपन के अंदर शरारती था, मार खाते और बड़ी मार पड़ती थी। मार पड़ी आप? बहुत मार पड़ती थी। असल में होता ये कि जब आप छोटे होते हैं ना, तो आपके माँ बाप आपकी पहचान होते हैं, खासतौर पर वालिद आपकी पहचान होता है। मुझे याद है बचपन के अंदर मैंने कुछ कहीं गलती की,
किसी की बॉल मारी तो शीशा टूट गया गाड़ी वाले का। जब शीशा टूट गया तो मुझ पर सख्ती करने के लिए आया और थप्पड़ मारने से कहने लगा आप किसके बच्चे हो? तो मैंने कहा जी मैं फलां का बेटा हूँ। तो अच्छा। तो बहरहाल होता ये कि शनाख्त वालिद था ना, तो वालिद साहब हमारे, क्योंकि मेरे वालिद साहब पुलिस में अफसर थे, रिटायर हो गए, तो वो समझ गया बोला नहीं हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है ना तो फिर होता ये कि वालिद की जो पहचान है वो औलाद बन जाती है। बिल्कुल औलाद। अब अभी कुछ टाइम पहले जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एग्रोचमेंट हो रही थी, वालिद साहब ने उनको कहा एग्रोचमेंट नहीं करो, बड़े लोगों के पास जाओ, गरीब पतारे वालों को छोड़ो। तो वहाँ डिस्प्यूट हो गया। जब वालिद साहब से लड़ने के लिए आए तो एक साहब ने कहा ये नहीं मवान का वालिद है, ख्याल करना। तब आपको वो मोमेंट जरूर याद आया। बिल्कुल। तो होता ये है कि बचपन के अंदर आपकी शनाख्त बाप होता है और जब बड़े हो जाते हैं तो बाप की शनाख्त आप बन जाते हैं। और वो कामयाब कोई नहीं बताता कि बचपन में मार पड़ी थी। ये पहले हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने बताया कि इनको बचपन में मार पड़ी थी वालिद से। हाँ बिल्कुल, वालिद से मार पड़ी थी। स्कूल, आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी? स्कूलिंग स्टार्टिंग जहाँ से बच्चा इब्तदाई तालीम लेता है, लेकिन इब्तदाई तालीम जो माँ है वो आपकी दर्स का है, बेहतरीन एक दर्स का। हमें जब भी तालीम के अंदर जो चीज़ें हमें सिखाई गई, जो चीज़ हमें बताई गई, तो हमने एडोप्ट किया उसको, कोशिश की कि हम सीखें। हर दिन जैसे जिंदगी का एक सीखने का दिन होता है, तो सीखने के लिए हर एक दिन कीमती होता है। तो तालीम अच्छी की, अच्छी तालीम हासिल की। हाँ ऐसा हुआ कि 8 और 9 के अंदर फंस गया। अच्छा। 8वीं और 9वीं के अंदर रेगुलर 3 साल फंसा रहा। हुआ ये है कि जो 8वीं 9वीं की जो टाइम होता है ना, 8वीं 9वीं का, इस टाइम के अंदर 2 रास्ते होते हैं। बच्चा या तो बात ये सही सिमत में चला जाता है या शरारती हो जाता है। शरारती था। शरारत होने के साथ थोड़ी सी अटेंशन नहीं थी तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ। अच्छा ऐसे जो बच्चे होते हैं ना थोड़े नालायक टाइप के, उसके दोस्त बहुत होते हैं स्कूल में। तो मेरे बड़े दोस्त थे। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि मुझे कोई ऐसा उस्ताद नहीं मिला, कोई ऐसा जब मिला तो कोई सख्ती करता रहा। फिर एक उस्ताद मिला, उसने कहा बात ये है कि सब ठीक है, बात ये कि सब ठीक है। ट्यूशन लिया, उसने कहा बेटा ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है। और जब एग्जाम आए तो उसने कहा बेटा सब ठीक है। जब उस्ताद होते हैं ना, जब सब ठीक बताते हैं ना, यकीन करें आप कामयाब हो जाते हैं। जब आपको पता हो आपके पीछे बैक पे एक स्ट्रॉन्ग हाथ है, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा टीचर। एक टीचर वो होता है जो सख्ती करता है, डंडा उठाता है, वो बात ये गुस्सा करता है। एक वो उस्ताद जो सही की राय बताता है। तो हुआ ये कि जब 8वीं में टॉप से पास की तो मेरे दोस्त कहते एक ही कीता, नहीं भाई एक ही कीता। एक ऐसा उस्ताद होता है कि जो आपको बताता है कि आपके अंदर कुछ अच्छा भी है, वरना आपको टॉन्ट किया जाता है कि देखो ये फिर से फेल हो गया। ऐसा होता है, मैंने भी देखा है कि एक ऐसा उस्ताद हो जो आपको ये बताए कि आपके अंदर कुछ अच्छा भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस्ताद क्योंकि बाप का रुपता रखता है, और उस्ताद का हमने हमेशा एहतराम से हर तरीके से उनकी खिदमत की, अपने उस्तादों की। आज उसी का तसलसल है, कहीं गड़बड़ हुई, मैंने कहीं सही राइटिंग नहीं की तो उस्ताद ने मुझे थोड़ा सा गुस्सा किया। बाथरूम में से मैं गुजर रहा था, उस्ताद ने मुझे रोक लिया, टीचर ने रोक लिया। नमाज का वुजू कर रहा था, उसने कहा बच्चे आज तुमने मेरी रिस्पेक्ट की, इज्जत की है, तो मुझे जवाब नहीं दिया, आज मेरी दुआ है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंटर में टॉप किया, फिर उसके बाद बीबी में टॉप किया। यानी कि वो अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ 8 और 9th के बीच में थोड़ा सा मसला हुआ था, उसके बाद फिर आप अल्लाह का शुक्र है। हाँ उसके बाद फिर बात ये कि अल्लाह का शुक्र है आगे बढ़ते ही गए। फिर दूसरा ये, कॉलेज से आपने इंटर किया था? मैंने इंटर सच्चल सरमत कॉलेज से किया था, और अच्छा कॉलेज था, अच्छा वक्त गुजारा कॉलेज के अंदर। स्टूडेंट लाइफ जो थी स्टूडेंट के अंदर था या फिर लड़कों का था सिर्फ? नहीं, को एजुकेशन था। को एजुकेशन जी, को एजुकेशन था। और जो सराउंडिंग में मेरे दोस्त थे, हमने हमेशा कोशिश की कि जब बैठे तो तालीम पे बात हो, एजुकेशन पे बात हो। लेकिन इसमें मसाइल इंटर के अंदर हमारे पास बहुत सारे आते थे। कभी किसी की फीस का इशू है, स्टूडेंट यूनियन का मैं सदर था, प्रेसिडेंट था, तो मेरे पास वो इश्यूज आते थे। कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे पास इश्यूज आते थे। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिम्टम्स तो थे ना, सियासी सिम्टम्स थे। मैंने कहा ना सियासत खिदमत का नाम है। आपके अंदर एक वो लीडरशिप थी कि आपका दिल करता था कि मैं भी लीडर बनूं। हाँ मेरी अकमन कोशिश होती थी कि ये अगर प्रिंसिपल के रूम से उदास निकल रहा था, मैं पूछ लेता था आंटी कोई मसला है, तो बताते थे ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, सीट्स नहीं अवेलेबल, या फिर कोर्स के पैसे नहीं अवेलेबल, या फिर बात ये कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। मेरी अकमन कोशिश थी, 100% नहीं लेकिन 98% लोगों के मसाइल कॉलेज में मैंने बड़े हल किए हैं। तो अब तक लोग मुझे याद रखते हैं कॉलेज के अंदर। ये चीज आपके अंदर मतलब शुरू से ही थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से थी। तो कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी आपने कहाँ से पढ़ी? कॉलेज के बाद फिर मैंने यहाँ दादाबी इंस्टीट्यूट से जो है वो यहाँ से बीएस किया, पहले बीबी किया था। बीबी के 2 सेमेस्टर रह गए थे तो अटेंशन गई। होता ही है कि इंजीनियर आप बन जाए ना, फिर आपका दिल करता है आप एमबीए भी कर लें। उसकी वजह हमें नजर नहीं आया फ्यूचर क्या है, तो हमने समझा बिजनेस ज्यादा अच्छी कैटेगरी होगी। तो यहाँ दादाबी इंस्टीट्यूट से। आपको लगता है जो इंजीनियर बन जाता है उसको नहीं समझ आती कि आगे जिंदगी में क्या करना है? उसकी वजह ये है कि बात ये कि इस पाकिस्तान के अंदर हम सुई इस्तेमाल करते हैं, बनाते नहीं है। हम टेलीविजन इस्तेमाल करते हैं, हम बनाते नहीं है। हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, बनाते नहीं है। हम जहाज में बैठते हैं लेकिन बनाते नहीं है।
रीजन डेट उसकी वजह यही है, जब नहीं बनाते ना तो हमें मौके नहीं मिलते, वसाइल नहीं मिलते। फिर हम होता ये है कि हम देख रहे होते हैं यार मैंने 4 साल इंजीनियरिंग के अंदर लगाए, लेकिन मैंने देख रहा हूँ कि वो जिसने MBA किया था ना, वो MBA वाले की तनख्वाह जो है वो 80,000 है, लेकिन बात ये कि जो इंजीनियर बच्चा है उसकी 30,000 है, तो मेरा MBA कर लें वो ज्यादा अच्छा है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि इंजीनियर कोई भी ना बने, ना अगर बनना है जिसमें जो काबिलियत है, जिसमें जो एबिलिटी है, सलाहियत है, मैं समझता ही हूँ वो उस कैटेगरी के अंदर फिट है। मैं किसी तो दिलादारी नहीं करूंगा किसी इंजीनियर बच्चे की। नहीं, तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लाइफ में आपको मोहब्बत हुई कभी किसी से? 3 लोग दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कामयाब है, जिसका पड़ोस नेक है, जिसकी बीवी नेक है, और जिसके अच्छे दोस्त हैं, जिसकी बीवी नेक है, जिसका पड़ोस नेक है, जिसकी औलाद नेक है। अच्छा। तो अक्सर मेरे एक दोस्त है मुझे कहता नहीं भाई आप फोन नहीं उठाते हो, तो मैंने कहा बेवकूफ आदमी, मैंने मिस कॉल पे शादी की थी, तो ये तुम्हारी गलती है। तो वो जो प्यार मोहब्बतें होती हैं वो स्कूल यूनिवर्सिटी की लाइफ में वो गुजर जाती हैं, वक्त के साथ गुजर जाती हैं। मतलब आपको लगता है वो फॉर द टाइम बीइंग होती हैं, वो आपके साथ जिंदगी में आगे नहीं चल सकती? उसकी वजह ये है कि मैं ये नहीं पूछ रही, बस मुझे बता दें हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ जी बिल्कुल हुई थी। आपने कोशिश की थी कि वो आपकी शरीके हयात भी बन जाए? हाँ बिल्कुल कोशिश की थी, लेकिन यहाँ कभी ऐसा होता है कि या तो आपकी आने वाले में फ्यूचर पार्टनर लोग बन जाते हैं, या तो फिर बात ये है कि पार्टनर के जो बच्चे होते हैं वो मामा बना देते हैं, वो फिर माजी बन जाते हैं, फिर वो माजी बन जाते हैं। तो दुनिया में मैंने कहा 3 लोग बड़े कामयाब हैं, जिसकी बीवी नेक है, जिसका पड़ोस नेक है ना, जिसका नहीं है पड़ोस नेक, आप उसकी जिंदगी तबाह करके रखता है। आप घंटी बजाएं, देखिए आप मेरी घंटी क्यों बजाई, आप कील लगाए, मेरी कील क्यों मारी, मेरी पार्किंग में गाड़ी क्यों पार्क की, मेरे कचरा क्यों फेंक दिया। जिसका पड़ोस नेक नहीं है, दुनिया उसकी अजाब कर देता है। जिसकी औलाद नेक नहीं है, मेरी गाड़ी पे आज बेल क्यों मार दिया आपके बच्चे ने, मेरे बच्चे से क्यों लड़ गया, मेरी घंटी क्यों बजाई, तो आए दिन आपके लिए परेशानी है। और जिसकी बीवी नेक नहीं है, आपके रिलेटिव आ जाए, उनको फिर खाना ना दे, आपके मेहमान आ जाएं, ये क्यों आ गए, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, दुनिया बात कर रहे हैं, आपके अपने घर वाले आ जाएं तो मुंह मिला के बैठ जाते हैं लोग। हाँ, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, अगर नेक ना हो हाँ, तो हम पॉइंट आउट किसी को भी नहीं कर रहे हैं। तो शादी की आपने, फिर शादी ऑब्वियसली आपने फिर घर वालों की मर्जी से की? हाँ बिल्कुल घर वालों की मर्जी से की, और मैंने कहा कि हो गई गलती से मुराद ये कि मोहब्बत में हो गई, या फिर नसीब में जो लिखा। घर भी देखा जाएगा आपके, और नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनको पता है जो चीज में बात कर रहा हूँ वो ऑन द रिकॉर्ड है। वो जो मिस कॉल थी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं दोस्त मुझे कहता है मिस कॉल नहीं, मैं आप कॉल नहीं उठाते। मैंने कहा मेरे पास मिस कॉल आई थी, अब बच्चे भी हो गए, अब बेगम भी कहती है बात ये कि तौबा कभी जिंदगी में मिस कॉल नहीं दूंगी किसी को। तो वो भी आपकी मोहब्बत की शादी थी? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी, रिलेटिव में की, मामू के यहाँ की। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे साथ जोड़ी हैं, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। बहुत अच्छी आप बातें करते हैं, और माशाल्लाह से हमें वक्त का पता ही नहीं चला। हमारे शो का वक्त ख़त्म होने वाला है। जाते जाते हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे आप? बस हमारे जो यहाँ नौजवान हैं, और नौजवानों के लिए यही है कि मेरा पैगाम है कि इस मुल्क को जो है वो आपको खुदा ताला ने एक तोहफे की सूरत में दिया है, तो इस मुल्क से प्यार करें, मोहब्बत करें। परेशानियाँ आती हैं, इश्यूज़ आते हैं, बेरोज़गारी आती है, तो इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि हम बैठ जाएं। आप बाइक चलाते हैं, अगर आप कहीं स्पीड ब्रेकर से गिर जाते हैं तो मतलब ये नहीं कि आप उठते नहीं हैं, फिर उठते हैं, खड़े होते हैं, आप कामयाबी की तरफ भागते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए, और दुनिया के अंदर अगर कहीं इनकलाब आया है तो नौजवान लेकर आए। तो मेरा ये मैसेज है कि इनकलाब लाना है तो नौजवानों को आगे आना है। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।